तो हाय एवरीवन। तो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ पटवारी से रिलेटेड जो एमसीक्यूज हैं वो डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो सवाल नंबर 1 है आपकी स्क्रीन पे, ये राइट। तो क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है यहाँ पे नाउन का ना एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है ये, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसको नाउन के अंदर पढ़ा जाता है, जैसे बोल रहा है अ डैश ऑफ डायरेक्टर्स, राइट। तो फिर इसका आंसर राइट क्या होगा? इट कुड बी अ बैंड ऑफ डायरेक्टर्स या अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या फिर अ वेवे ऑफ डायरेक्टर्स या अ बंच ऑफ डायरेक्टर्स। तो आपको पता है कि जैसे अ गैंग ऑफ रॉबर्स बोलते हैं ना, अ गैंग ऑफ रॉबर्स होता है। तो उसी तरह बंच किसके लिए लगता है? बंच ऑफ, इट शुड बी बंच ऑफ कीज होता है ना। जैसे हम जानते हैं कि बंच ऑफ कीज होता है, तो बंच ऑफ तो कीज के लिए लगता है ना। तो डायरेक्टर्स के लिए क्या लगाते हैं? अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा बोर्ड, यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा हमारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बैंड ऑफ म्यूजिशियंस होता है, ये म्यूजिशियंस के साथ लगता है। और फिर ये जो वर्ड है ये हमारा कीज के साथ लग जाता है, बंच ऑफ ग्रेप्स, बंच ऑफ कीज, ये कुछ इस तरह से बोलते हैं ना, जैसे गैंग ऑफ रॉबर्स होता है। तो नाउन का एक हल्का सा कॉन्सेप्ट है, कई बार ये एग्जामिनर इसको भी नॉलेज को चेक करता है। अ क्रू ऑफ सेलर्स बोलते हैं, बैंड ऑफ म्यूजिशियंस हो जाता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो जाता है, गैंग ऑफ रॉबर्स हो जाता है। कम टू द क्वेश्चन नंबर सेकंड सवाल आपका प्रेपोजिशन का क्वेश्चन है। आई एम इग्नोरेंट डैश फैक्ट्स। मतलब ये बंदा ये बोल रहा है कि मैं जो तथ्यों से जो है क्या था, अनजान था, अनजान हूं। फैक्ट्स होते हैं जो तथ्य होते हैं, तो उनसे बोल रहा है मैं अनजान हूं, राइट। तो क्या आंसर होना चाहिए? सो इग्नोरेंट के साथ यहाँ पे टू आएगा, ऑफ आएगा, फॉर आएगा। तो ये तो गलत है, इग्नोरेंट ऑफ फैक्ट्स हो जाएगा। आई एम इग्नोरेंट ऑफ फैक्ट्स, कि मैं तथ्यों से बिल्कुल जो है क्या हूं, अनजान हूं, राइट। नेक्स्ट, कम टू द क्वेश्चन नंबर थर्ड। अ नेवल ऑफिसर डाइड। अ नेवल ऑफिसर डाइड डैश अ कार एक्सीडेंट। तो अब यहाँ पे डाई वर्ब का कॉन्सेप्ट है। अब ये जो डाई वर्ब होती है इसके साथ डिफरेंट प्रपोजिशन लगती हैं। डाई के साथ देखो ऑफ आता है जब कोई पर्सन डिजीज से किसी की डेथ होती है। ही डाइड ऑफ कैंसर, ही डाइड ऑफ न्यूमोनिया। और वहां पे तो एक्सीडेंट की बात कर रहा है, यहाँ पे बीमारी की बात नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा हमारा ए, दैट इज इन। एक और बता देता हूं आपको, डाई के साथ आपको ध्यान रखना है ऑफ और फ्रॉम ज्यादा पूछे जाते हैं पेपर में, ठीक है। ऑफ भी काफी आता रहता है, मतलब आ जाता है डाई ऑफ डिजीज के केस में। ही डाइड ऑफ कैंसर, ही डाइड ऑफ न्यूमोनिया, लाइक दिस। तो वहां पे हमेशा आपको ऑफ लिखना है। डिजीज है, वहां एक्सीडेंट था तो इन आ गया। फ्रॉम आता है अगर सेंटेंस में कोई दूसरा कारण हो, अदर कॉज। अगर सेंटेंस में ना तो कोई बीमारी हो, ना ही कोई एक्सीडेंटल केस हो, कोई अदर कॉज, दूसरा कारण बताया हुआ, जैसे लिखा हो ही डाइड फ्रॉम, मैं यहां लिख देता हूं स्टारवेशन, या मैं लिख देता हूं यहां पे ओवरवर्क। भी ज्यादा काम करने की से पर्सन की डेथ होगी, तो ओवरवर्क तो किसी बीमारी में नहीं जाएगा ना, दिस इज नॉट अ डिजीज, राइट। और स्टारवेशन हंगर होता है, तो किसी पर्सन को खाना ही नहीं मिला और उसकी डेथ होगी, तो ये भी अदर कॉज में जाएगा। तो अदर कॉजेज में प्रपोजिशन फ्रॉम लगाते हैं, ये ध्यान रखना आपने। कम टू द क्वेश्चन नंबर फोर्थ, इंपॉर्टेंट है, अच्छा सवाल है, पेपर में पूछा जाता है। द पीएम, प्रधानमंत्री जो है, जो प्राइम मिनिस्टर है, विल डैश द फ्लड विक्टिम्स टुमारो। तो कॉल एट करेंगे, कॉल इन करेंगे, कॉल ऑन करेंगे, कॉल फॉर करेंगे। कॉन्सेप्ट है कि जो पीएम है, प्राइम मिनिस्टर है, वो एक लिविंग पर्सन है, और वो किससे मिल लेंगे? फ्लड जो विक्टिम्स है, मान लो जो बाढ़ वगैरह आ जाती है, तो उसमें जो पर्सन, जो लोग शिकार हो जाते हैं, विक्टिम्स हो जाते हैं, या जिनके घर वगैरह तबाह हो जाते हैं, तो उनसे मिलेंगे, मतलब लोगों से मिलेंगे ना। विक्टिम्स कौन है? पीपल है, राइट। तो क्या होता है कि जब आप किसी पर्सन के पास विजिट करते हो तो ऑन आता है। कॉल ऑन होता है टू विजिट अ पर्सन, व्हेन यू विजिट अ पर्सन, टू विजिट अ पर्सन, राइट। तो जब आप किसी बंदे से मिलने जाते हो, किसी पर्सन से मिलते हो, तो टू कॉल ऑन लगाते हैं। और जब आप किसी प्लेस पे मिलते हो, कॉल एट होता है जब हम किसी, टू विजिट अ प्लेस, पर्सन से मिलने के लिए कॉल ऑन,
और किसी जगह पे जाते हो, आप किसी पर्सन से मिलने नहीं जा रहे हो, किसी स्थान पे जा रहे हो, तो उसके लिए फिर कॉल एट लगाते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर सी कुड बी द राइट आंसर ओवर हियर। कम टू द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई डू नॉट अग्री डैश योर प्रपोजल। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जब इस क्वेश्चन को देखते हैं तो उनके दिमाग में आता है सर विद आएगा, अग्री तो विद होता है, लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान रखना है ये कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो मल्टीपल प्रेपोजिशन से लेते हैं, 3-3 लेने लग जाएंगे, 4-4 लगने लग जाती हैं, 2-2 लग जाती हैं, ठीक है। अब अग्री के साथ नो डाउट मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि विद नहीं लगता है, बिल्कुल लगता है, अग्री विद भी होता है, लेकिन अग्री के साथ टू भी लगता है, अग्री के साथ विद भी लगाते हैं, अग्री के साथ प्रपोजिशन टू भी आती है। अब आपको यहाँ कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए कि अग्री विद किस कॉन्टेक्स्ट में लगता है और अग्री टू कौन से कॉन्टेक्स्ट में लिखा जाता है, राइट। तो मैं आपको बता देता हूं, अग्री विद हम तब लगाते हैं जब आप किसी की बात से सहमत होते हो, इन केस ऑफ ओपिनियन, इसको बोलते हैं इन केस ऑफ ओपिनियन। आपके फ्रेंड ने कोई बात बोली और आप उसकी बात से सहमत हो, आप उसकी बात से अग्री करते हो, तो आप बोलोगे आई अग्री विद योर थॉट्स। हम नॉर्मली यूज करते हैं आई अग्री विद योर थॉट्स, मैं आपके विचारों से सहमत हूं, अग्री करता हूं मैं, राइट। लेकिन अगर सेंटेंस में कभी भी ध्यान रखना आपने ये वर्ड आ जाए प्रपोजल, या तो वाक्यों में प्रपोजल वर्ड दिया हो या वाक्य में प्लान वर्ड दिया हो, प्रपोजल और प्लान वर्ड दिया हो तो कभी भी मत लगाएं, फिर लगाएं टू। सो आई डोंट अग्री टू योर प्रपोजल। प्रपोजल प्लान के केस में हमेशा ही टू लगाते हैं, फिर वहां पे विद नहीं लगाते, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, बोल रहा है द ओल्ड लेडी, जो बूढ़ी औरत है उसकी डेथ हुई थी डैश मलेरिया। नाउ मलेरिया इज व्हाट, डिजीज, राइट। अब यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट डिजीज का दे रहा, और ये सवाल सबसे ज्यादा पूछा जाता है अगर डायवर्ब का कॉन्सेप्ट की बात करें। ऑफ और फ्रॉम, जो अदर कॉज वाला बताया और बीमारी वाला, ये कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मलेरिया एक बीमारी है, तो आंसर बनेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी कुड बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए, बोला वी रिच्ड डैश दिल्ली एट एग्जैक्टली 6 o'clock। अब टाइम के साथ तो एट लगा रहा है, तो क्या यहाँ पे रिच्ड के बाद कोई प्रपोजिशन लगाने की जरूरत है, कुछ भी नहीं आएगा, नो प्रपोजिशन। वी रिच्ड दिल्ली। सेकंड फॉर्म जो होती है उसके बाद मोस्ट ऑफ द टाइम प्रपोजिशंस नहीं लगती, जैसे मैं बोलूंगा आई टॉट यू, राइट, मैं बोलूंगा आई टॉट यू, फिर बोलूंगा आई टोल्ड यू। कभी ऐसे तो नहीं बोलेंगे आई टॉट टू यू या आई टोल्ड टू यू, नहीं, नेवर, राइट। तो रीच्ड के बाद यहाँ पे कोई भी प्रपोजिशन लिखने की जरूरत नहीं है, रीच एक ट्रांजिटिव वर्ब है जिसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा उसका, ठीक है जी। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। बड़ा कॉमन सा इडियम है, वंस इन अ ब्लू मून, है ना, जैसे हिंदी में भी बोलते हैं आप तो ईद का चांद हो गए, मतलब आप तो दिखते ही नहीं हो। सो इसका मतलब ईद का चांद होता है कोई मतलब चीज जो बहुत रेयर होती है ना, तो उसको बोल देते हैं हैपनिंग यूजुअली, ये तो उल्टा मीनिंग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। डूइंग समथिंग वेरी ऑफन, बिल्कुल गलत है। व्हेन द मून राइजेस, इसका शाब्दिक अर्थ मून से नहीं जाएगा, आंसर बनेगा बी टेकिंग प्लेस वेरी रेयरली। जो चीज बहुत रेयर में होती है उसके लिए हम इस इडियम को यूज करते हैं, इसको हिंदी में ईद का चांद भी बोलते हैं। इट मींस वंस इन अ ब्लू मींस वेरी रेयर, ईद का चांद। आंसर आप सॉल्यूशन पढ़ सकते हो। सॉल्यूशन बोल रहा है द इडियम वंस इन अ ब्लू मून मींस वेरी रेयरली, दैट कंपनी पुट्स ऑन अ गुड परफॉर्मेंस ओनली वंस इन अ ब्लू मून। मतलब वो जो कंपनी है वो बड़ा रेयर ही अच्छा परफॉर्म करती है, हेंस ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। एक वाक्य यहाँ पे और भी दिया हुआ है सॉल्यूशन में। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे जी। 9 बोल रहा है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। इफ देयर इज नो नीड टू सब्स्टिट्यूट इट, सेलेक्ट नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। द पैक ऑफ वॉल्व्स, द पैक ऑफ वॉल्व्स, राइट, वॉल्व्स के साथ देखो द पैक लगा रहा है, जैसे अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोल रहा था ना, तो वॉल्व्स के साथ पैक लगता है, मतलब झुंड, भेड़ियों का एक झुंड जो है उसकी तरफ जब आया, बच्चों की तरफ जब आया, तो वो एक बड़ा मतलब दिल दहलाने वाला सीन था, वो दृश्य बड़ा दिल दहलाने वाला था, राइट। तो अब आपको यहां पे देखना पड़ेगा कि सब्जेक्ट क्या है इस वाक्य का। आपको देखना है कि आर आ फ्राइटनिंग साइट को रिप्लेस करेगी कोई ऑप्शन, या अगर आपको लगता है यही सही है तो बी आंसर होगा। इफ यू थिंक इसको रिप्लेस करेगी कोई ऑप्शन तो फिर आपको वहां पे ढूंढना पड़ेगा। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यू पीपल हैव टू फाइंड आउट द सब्जेक्ट ओवर हियर, कि सब्जेक्ट क्या है इसमें। तो इस वाक्य का जो रियल सब्जेक्ट है वो सिर्फ द पैक है।
प्रेपोजिशन है ये, ऑफ एक प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट लिखे जाते हैं। पैक यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट बनेगा जो कि एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, और इस वाक्य का जो कॉन्टेक्स्ट चल रहा है वो पास्ट में चल रहा है, ठीक है। तो मतलब आया, जब वो मूव किया उस पैक ऑफ वॉल्व्स ने, भेड़ियों का एक झुंड जब बच्चों की तरफ आया तो मतलब आ गया है, तो ये पास्ट की घटना की बात हो रही है। तो आर तो यहाँ बिल्कुल कट जाएगा, बी ऑप्शन ड्रॉप हो जाएगी। अब पैक जो हमारा सब्जेक्ट है वो सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है, तो आंसर ए होना चाहिए इसका। सॉल्यूशन पढ़ सकते हो। बुरा आंसर ए है। Solution बोला the underlined part is grammatically incorrect. The use of the plural verb are is incorrect. Over here the subject the pack is a collective noun. ठीक है, ये भी एक collective noun है, ठीक है। It will be treated as a singular noun here. Also the sentence talks about a past event, thus it will be in the simple past tense. The correct sentence will be the pack of wolves moving towards the children was a frightening sight. So hence option A is the correct answer. तो ये डिटेल एक्सप्लेनेशन आप पढ़ सकते हो, ठीक है, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि बोलना क्या चाह रहा है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, 10th क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पे। ये शी इज वेरी एरोगेंट, वो बहुत घमंडी है क्योंकि वो एक अमीर परिवार से आती है। एक्चुअली यहाँ पे अगर आपको फ्रेजल वर्ब का नॉलेज नहीं होगा तो इस क्वेश्चन को आप कर नहीं पाओगे, और ये क्वेश्चन मैंने कई बार पेपरों में देखा है, बहुत बार ये पेपर में ये सवाल पूछा जाता है, क्योंकि यहाँ पे टिपिकल फ्रेजल वर्ब का एरर है ए पार्ट। इसका जो एरर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी, शी इज वेरी एरोगेंट ए पार्ट बिकॉज शी कम्स, ये जो लगा रहा है ना कम्स फ्रॉम, ये गलत है एक्चुअली। शी तो चलो सिंगुलर है, कम्स भी ठीक लिखा है, लेकिन एक्चुअली कम्स फ्रॉम कोई फ्रेजल वर्ब नहीं है, ये होती है कम्स ऑफ। और इस फ्रेजल वर्ब का ध्यान रखना आपने, कम्स ऑफ का मतलब होता है बिलोंग्स टू। दिस इज अ फ्रेजल वर्ब, हम इसको नहीं चेंज सकते, कम्स फ्रॉम नहीं होता है, इट शुड बी कम्स ऑफ। दिस इज अ फ्रेजल वर्ब, एक फ्रेजल वर्ब है और इसका मीनिंग बिलोंग टू होता है बेसिकली। यहाँ पे शी के अकॉर्डिंग इसने कम्स लिखा है, एसोरियस लगा रहा है फर्स्ट फॉर्म के साथ, वो सही लगा है, तो मैंने कम्स ऑफ का मीनिंग क्या बना, बिलोंग्स टू। वो एक बहुत घमंडी है क्योंकि वो एक अमीर परिवार से बिलोंग करती है, ये बोलना चाह रहा है। उसके बाद 11वां सेंटेंस, शी हैज बीन वर्किंग ऑन द प्रॉब्लम फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम बट इज स्टिल नॉट एबल टू सॉल्व इट। ठीक है, मतलब वो प्रॉब्लम के ऊपर जो है, अब ये जो यहाँ पे लिख रहा है ना लॉन्ग टाइम, ये एक टाइम है। अब ये टाइम पॉइंट का है ये, या ये टाइम पीरियड का है, ये आपको देखना पड़ेगा कि क्या ये ड्यूरेशन है। ड्यूरेशन के लिए फ्रॉम नहीं लगाते, ड्यूरेशन के लिए लगाते हैं फॉर। और पॉइंट के लिए आपको पता है 10th चैप्टर में पढ़ा होगा, सिंस लगाते हैं। सिंस आता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, और ड्यूरेशन के लिए, पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम लगाते हैं फॉर, जैसे फॉर 2 years, फॉर 2 months, फॉर 2 days, फॉर 2 weeks, फॉर 2 seconds, फॉर 2 hours, ये अवधि है। सिंस आता है ऐसे, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, है ना, सिंस जनवरी, सिंस मंडे, सिंस 2002, ऐसे बोलते हैं। तो ये जो फ्रॉम लिख रहा है यहाँ पे, इसकी जगह लगना चाहिए था, इट शुड बी फॉर अ लॉन्ग टाइम। फॉर अ लॉन्ग टाइम वुड बी द राइट आंसर ओवर हियर, इट शुड बी फॉर अ लॉन्ग टाइम। कम टू द क्वेश्चन नंबर 12th, अच्छा सवाल है। दैट रेस्टोरेंट इज अ रेगुलर डैश फॉर देम, राइट। वो जो रेस्टोरेंट है उनके रेगुलर वो था, डैश था, क्या था, प्रे था। प्रे का मतलब तो शिकार होता है, प्रे का अगर मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग तो शिकार होता है। हैजार्ड और जेपर्डी दोनों का मतलब तो डेंजर होता है, खतरा होता है, किसी को रिस्क पे डाल देना, किसी को खतरे पे डाल देना, वो तो हैजार्ड होता है, जेपर्डी होता है, राइट। तो हैजार्ड एंड जेपर्डी बोथ द वर्ड्स हैव सेम मीनिंग, दैट इज टू पुट समवन और समथिंग एट रिस्क और इन डेंजर। किसी को खतरे में डालना उसको हैजार्ड बोलते हैं, ठीक है, जेपर्डी बोलते हैं। अब आप सोचोगे कि सर फिर हॉन्ट आएगा, तो हॉन्ट तो आप सोच रहे होंगे कि सर ये तो डरावनी जगह होती है, हॉन्टेड प्लेस बोलते हैं हम, है ना, हॉन्टेड प्लेस है ये, है ना, डरावनी जगह, भूत बंगला है ये। लेकिन हॉन्ट का एक और मीनिंग भी होता है। हॉन्ट, स्टूडेंट्स ध्यान रखना आपने, एक ऐसी जगह होती है जहां पे हम अक्सर आते जाते रहते हैं, उस जगह को भी हॉन्टेड प्लेस बोलते हैं, हॉन्टिंग प्लेस बोलते हैं। मीनिंग लिख देता हूं इसका, अ प्लेस ऑफन विजिटेड, एक ऐसी जगह जिसपे हम अक्सर आते जाते रहते हैं, दैट पर्टिकुलर प्लेस इज कॉल्ड हॉन्टेड प्लेस, राइट। तो जैसे कई बार बोलते हैं ना, 4 यार दोस्त होते हैं, भाई शाम को यार उस रेस्टोरेंट पे मिलते हैं, उस शॉप पे मिलेंगे हम,
एक ऐसी जगह होती है हमारी मिलने का, इसको अड्डा बोलते हैं हिंदी में, शुद्ध हिंदी में एक अड्डा होता है चार यार दोस्तों के मिलने का, उसको हॉन्टिंग प्लेस वो भी होता है, राइट। सो बोल रहा वो जो रेस्टोरेंट था उनका जो है क्या था, उनके लिए उनका एक हॉन्टिंग प्लेस था, मतलब उनके मिलने की जगह थी। 13 क्वेश्चन देखेंगे, अच्छा सवाल है। डायरेक्शन फाइंड आउट एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। निर्मला वाज एक्सपेक्टिंग अ कॉल फ्रॉम हर मदर व्हिच वुड इन्फॉर्म हर वेदर शी डैश और नॉट। तो निर्मला क्या कर रही थी, निर्मला अपनी मदर की तरफ से कॉल को एक्सपेक्ट कर रही थी कि जो उसको इन्फॉर्म करेगा, जो उसको ये बताएगा कि उसको जाना था या नहीं जाना था। किसको जाना था, उसकी मदर को। तो निर्मला जो है क्या कर रही थी, कॉल को एक्सपेक्ट कर रही थी अपनी मां की तरफ से कि उसकी मदर उसको कॉल करेंगे और फिर वो उसको बताएंगे कि उनकी मदर को जाना था या नहीं जाना था। अब अगर आप यहाँ पे बी लगाओगे तो इसका मतलब तो आपने मतलब उसको भेज दिया। तो अगर आप पास्ट, क्योंकि पास्ट परफेक्ट में एक्शन कंप्लीट हो जाता है ना, चुका था, लिया था, दिया था, है ना, मैंने अपना लेक्चर डिलीवर कर दिया था, सो आई हैड डिलीवर्ड माय लेक्चर, ये तो एक्शन कंप्लीट हो गया ना। अगर मैं पास्ट परफेक्ट करूंगा तो फिर वो इन्फॉर्म क्या करेगी, तो इसका मतलब उसको अभी कंफर्मेशन नहीं थी। वेदर जो जब भी ये कंजंक्शन लग जाता है तो ये हमेशा ही आपका अनसर्टेनिटी को बताता है, ये कभी भी श्योरिटी को नहीं बताता। जैसे आप बोलते हो मुझे नहीं पता आज मेरी फ्रेंड क्लास लगाने आएगी कि नहीं आएगी, तो आपको जब पता ही नहीं है ऐसे वाक्यों में वेदर लगाते हैं। सो आप बोलोगे आई डू नॉट नो वेदर शी विल कम टुडे और नॉट। I don't know whether she will come today or not, कि आज वो आएगी या नहीं आएगी, मुझे कोई आइडिया नहीं है, तब आता है तो आंसर इसका ए होगा, whether she had to go or not। Come to the question number 14, अच्छा सवाल है। Although लेप्रोसी का मीनिंग आपको पता होना चाहिए, अच्छा वर्ड है इसका मीनिंग होता है एक स्किन डिजीज होती है। स्टूडेंट्स कई बार ना, कई लोगों को आपने देखा होगा उनकी त्वचा ना जो स्किन होती है व्हाइट हो जाती है, जिसको हम शुद्ध हिंदी में बोलते हैं कोड फटा हुआ है ना, कोड फट जाता है, व्हाइट हो जाती है स्किन, तो उसको लेप्रोसी बोलते हैं, चमड़ी का रोग होता है, ये ध्यान रखना। सो बोला हालांकि जो ये लेप्रोसी होती है, जो ये स्किन डिजीज होती है, ये कभी जो है फैलती नहीं है, मतलब कंटेजियस डिजीज नहीं है, छूने से नहीं होती है, लेकिन दोज हु हैव कॉन्टेक्टेड इट, लेकिन जो मतलब टच कर लेते हैं ऐसे पर्सन को, उनको हमेशा ही क्या रहता है, पेरियाज मतलब फियर, उनको ये भय रहता है कि कहीं मुझे ना हो जाए यार। एंड हैव ऑलवेज एंड हैव बीन क्या, एक्सेप्टेड बाय अदर्स। क्या ऐसे लोगों को जिनको कोड फटा होता है उनको हम स्वीकार कर लेते हैं? क्या उनको हम वार्निंग देते हैं, इसका मतलब वार्निंग होता है। क्या उनको हम आसरा देते हैं, रहने का आसरा देते हैं, या उनको हम धिक्कारते हैं, अस्वीकार नहीं करते, इग्नोर मारते हैं, डी आएगा। एक ह्यूमन ना नेचर है, फितरत है हमारी। ऐसा कोई पर्सन जब हमारे सामने आ जाता है इसको कोड फटा हुआ है या उसकी स्किन थोड़ी ऐसी व्हाइट है तो हम उसे घिन करते हैं। दे पीपल आर आउटकास्ट बाय द सोसाइटी, दे पीपल आर इग्नोर्ड बाय द सोसाइटी। ऐसे लोगों को समाज स्वीकार नहीं करता, उनको इग्नोर किया जाता है, अवॉइड किया जाता है ऐसे लोगों को, है ना। ऑस्ट्रेसाइज का मतलब होता है सोशली, या आउटकास्ट लिख लो, सीधा ही आउटकास्ट लिख लो, या आप बोल सकते हो सोशली अनएक्सेप्टेड पीपल, जिनको समाज स्वीकार नहीं करता है। सोशली जो अनएक्सेप्टेड पीपल होते हैं, आउटकास्ट कर दिया जाता है, जिनको बाहर फेंक दिया जाता है। अवॉइड बोल सकते हो, इग्नोर बोल सकते हो, आउटकास्ट बोल सकते हो, सोशली अनएक्सेप्टेड पीपल बोल सकते हो, ठीक है। उनको वार्निंग थोड़ी देंगे, एडमोनिश का मीनिंग वार्निंग होता है। शेल्टर्ड, एक्सेप्टेड, इररिलेवेंट है, गलत हो जाएगा। कम टू द क्वेश्चन नंबर 15, अच्छा क्वेश्चन है, एरर बतानी है इसमें। द होल थिंग moves around the concept of building a small dynamic organization into a larger one। तो आप सोच सकते हो इसमें क्या हो सकता है, what could be the right answer। अब देखो स्टूडेंट, जब हम एडजेक्टिव पढ़ते हैं तो उसके अंदर हम डिग्रीज पढ़ते हैं, राइट। और डिग्रीज होती है एडजेक्टिव की 3। पहली होती है पॉजिटिव, सेकंड होती है हमारी कंपैरेटिव, थर्ड होती है हमारी डिग्री सुपरलेटिव। देयर आर 3 डिग्रीज। जैसे मैं बोलूंगा गुड, यहां बोलूंगा बेटर, और यहां हम बनाते हैं बेस्ट। कॉन्सेप्ट पे लेके आ रहा हूं। तो गुड, बेटर, बेस्ट होता है, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट होता है, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट होता है। अभी जो पॉजिटिव डिग्री होती है हम तब लगाते हैं जब हम कोई भी कंपैरिजन नहीं करते। जैसे हम बोलते हैं राम इज अ गुड बॉय, मोहन इज अ टॉल बॉय, तो टॉल के थ्रू हम उसके गुण को बता रहे हैं कि वो लंबा है।
गुड के थ्रू हम उसके सिर्फ गुण को रेफर कर रहे हैं, हम वी आर नॉट कंपेयरिंग एनी पर्सन और अ थिंग ओवर हियर, राइट। और कंपैरेटिव डिग्री का यूज हम तब करते हैं जब हम कंपैरिजन करते हैं दो के बीच में। पढ़ा होगा आपने, जैसे मोहन इज टॉलर देन सोहन, राम इज बेटर देन श्याम, रीटा इज मोर ब्यूटीफुल देन सीता, है ना। तो रीता सीता से ज्यादा, उनकी कॉमन क्वालिटी ब्यूटीफुल की बात कर रहा है कि रीता सीता से ज्यादा ब्यूटीफुल है, सुंदर, खूबसूरत है। तो दो का कंपैरिजन होता तो ये वाली आती है। और जब हम दो से ज्यादा की तुलना करते हैं, मोर देन टू की, 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं, है ना, 2 से ज्यादा हैं, तो फिर हम लगाते हैं वहां पे एडजेक्टिव की थर्ड डिग्री, दैट इज कॉल्ड सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स, राइट। जैसे हम बोलते हैं कि सुनील इज द बेस्ट स्टूडेंट इन अवर क्लास। तो अब हम ये बता रहे हैं कि हमारी कक्षा में सुनील एक ऐसा लड़का है जो सबसे अच्छा लड़का है। सो नाउ वी आर कंपेयरिंग सुनील विद ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास, मींस मोर देन 2 का कंपैरिजन हो रहा है, फिर हम लगाते हैं एडजेक्टिव की तीसरी डिग्री। अब आप देखो, बोले द होल थिंग moves around the concept of building a small dynamic organization into a larger one। अब जैसे गुड बेटर बेस्ट हुआ, तो अगर हम लार्ज की बात करें तो लार्ज हमारी पॉजिटिव डिग्री है, लार्जर हमारी कंपैरेटिव डिग्री है, और लार्जेस्ट हमारी थर्ड क्या बन जाएगी, इसकी सुपरलेटिव बन जाएगी। तो इस वाक्य में तो कोई कंपैरिजन हो ही नहीं रहा। आप देखो ना ढंग से, जब आप देखोगे, सो इन दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट वी आर नॉट कंपेयरिंग एनी पर्सन और अ थिंग, है ना। जब इसमें कंपैरिजन नहीं हो रहा है, सो व्हाई शुड आई यूज हियर लार्जर, गलत लिखा हुआ है। तो आंसर बनेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, इंस्टेड ऑफ लार्जर यहाँ पे आना चाहिए स्टूडेंट्स लार्जर। तो ये है कि आप जब स्टेटमेंट को पढ़ते हो, आपका ग्रामर कितना अच्छा है, आपको एकदम क्लिक होना चाहिए यार, ये तो डिग्री कंपैरेटिव लगा रहा है यहाँ पे, लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट होता है, जैसे गुड बेटर बेस्ट होता है। तो ये तो सिंपली बात कर रहा है, द होल थिंग्स मूव्स राउंड around the concept of a building a small dynamic organization into a large one होना चाहिए था, जबकि यहाँ पे लगा रहा है एडजेक्टिव की सेकंड डिग्री, जो कि बिल्कुल गलत है। तो 15 क्वेश्चन में हमने यहाँ पे डिस्कस करे हैं, ठीक है। बाकी क्वेश्चन तो वैसे आगे भी हैं, बट मैं आज के सेशन में आपके साथ जो है 15 ही क्वेश्चन हमने यहाँ तक इसको स्टॉप करना है। बाकी जो रहेगा एमसीक्यूज का सेशन वो हम करेंगे नेक्स्ट वीक, ठीक है। तो आप ये 15 सवाल जो है इनको ढंग से देखें, क्या क्या इसमें नई बातें आई हैं, वोकैबुलरी आई है, हॉन्ट बताया मैंने, ऑस्ट्रिसाइज वर्ड यहाँ पे आया है, ठीक है। तो आप इनको धीरे धीरे जो है इस नॉलेज को कलेक्ट करिए, अपने नोट्स बनाइए, कौन सा सवाल कौन से पेपर में आएंगे, सारे सिलेक्टेड एमसीक्यूज हैं जी जो आपको कराए जा रहे हैं, ठीक है, जो आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकते हैं। वंस इन अ ब्लू मून के डीएम पढ़ा हमने आज, ठीक है। तो आज के सेशन में इतना रहेगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, सी यू।